तो ड्रामा की सारी में हम देखते हैं इमॉर्टल वर्ल्ड को, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड लिंजी ने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली होती है एंड वो अब अपर रियल में जा रही होती है। और जाने से पहले वो अपने सारे स्टूडेंट्स को कहकर जाती है कि वो लोग अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करें। पर जब वो अपर रियल में जा रही होती है तभी गॉड उसे बीच रास्ते में रोक देते हैं और उसे थंडर स्ट्राइक देते हैं, जिसकी वजह से फिर लिंजी अपर रियल में नहीं जा पाती है और वो कहती है कि आप तो मेरे साथ ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। फिर जब लिंजी को होश आता है तो उसे पता लगता है कि वो वापस से 21st सेंचुरी यानी कि अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच गई है। फिर लिंजी अपने मैजिक से पता करने लग जाती है कि उसके यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ है। वो हमें बताती है कि शुरुआत में तो उसकी सोल कोइंसिडेंटली हेवन वर्ल्ड में चली गई थी और वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी पूरे 1000 ईयर्स के लिए। पर रियल वर्ल्ड के अब तक सिर्फ 3 साल हुए जो वो यहाँ पर नहीं थी। और उसके यहाँ से जाने के बाद उसकी मॉम को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पैसों की वजह से, तो फिर उन्होंने मिस्टर जो से शादी कर ली यानी कि एक रिच फैमिली में। और लिंजी जिसकी बॉडी में से उसकी सोल तो चली गई थी, लेकिन जो सोल उसकी बॉडी में आई थी वो बहुत ज़्यादा ही डरपोक थी, तो वो 3 सालों में बस लॉफिंग स्टॉक बन के रह गई है। लोग बस उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कमज़ोर समझते हैं। यहाँ पर लिंजी सोचती है कि अब उसकी पावर उसे छीन ली गई है, लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ी सी मैजिकल पावर है यूज़ करने को। वो सोचती है कि कैसे भी करके मुझे स्पिरिचुअल पावर गेन करनी होगी और कुछ रास्ता निकालना होगा, नहीं तो मैं हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाऊंगी। फिर इतने में यहाँ पर हाउसकीपर लिंजी के लिए पार्टी में पहनने वाली ड्रेस लेकर आई होती है और उसे तंग करने के लिए बता रही होती है कि उसने आयरन करते वक्त उसके कपड़े को जला दिए और अब ये कपड़ा वो पहन के जाएगी तो सभी लोग के सामने वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस होगी। लिंजी को ये बदतमीजी अच्छी नहीं लगती है और वो चिल्ला कर कहती है कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे स्लैप मिलेगी। तो फिर यहाँ पर लिंजी के पावर की वजह से वो हाउसकीपर यहाँ पर खुद को ही थप्पड़ लगाने लग जाती है और फिर वो दूसरी मेड भी शॉक हो रही होती है कि आखिर इसे क्या हो गया है। यहाँ पर लिंजी गॉड से कहने लग जाती है कि आपने ये होम चुना है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी किस्मत तो मेरे हाथों में, सब मैं हैंडल करूंगी कि मेरे साथ क्या होना है। फिर हम देखते हैं कि लिंजी के मॉम और उसके स्टेप फादर ने घर पे यहाँ पर उसकी बर्थडे पार्टी रखे होते, तो बहुत सारे गेस्ट वगैरह आए होते। तो लिंजी के मॉम और स्टेप फादर यहाँ पर सारे लोगों को थैंक यू बोल रहे होते हैं कि वो उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी में आए। तो यहाँ पर जो एक मिस्टर हु नाम का बंदा होता है वो तो लिंजी की बुराई करने वाला होता है, पर अच्छे वर्ड्स में कहता है कि हाँ वो बड़ी सेंसिबल और अच्छी बच्ची है। पर इस मिस्टर हुओ की जो बेटी है शाओ, वो तो यहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स लोग को बताने लगती है कि मेरे डैड उस लिंजी के लिए कितने अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन असल में तो वो एक स्टूपिड लड़की है। तो फिर ये सारी लड़कियाँ यहाँ पर पूछने लग जाती है कि क्या लिंजी सच में इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो शाओ बताने लग जाती है कि शैन फैमिली के सारे बच्चे अच्छे, लेकिन लिंजी तो आखिर स्टेप मॉम की बेटी है ना, इसलिए ही वो इतनी ज़्यादा ही ख़राब है। ना उसके अंदर कोई टैलेंट है और ना वो पढ़ाई में अच्छी है, वो अभी भी हाई स्कूल के 2nd ईयर को रिपीट पढ़ रही है। तो ये सारे लोग मिलकर फिर लिंजी का मजाक बनाने लगते हैं कि सच में वो तो बहुत ही अगली और पुअर है, तभी तो उसे देखकर हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। फिर शाओ कहने लग जाती है कि पता नहीं आखिर वो मेन कैरेक्टर यहाँ पर आई क्यों नहीं, लगता है उसे शर्म आ रही होगी और उसे भी फील हो रहा होगा कि वो एक शेमलेस लड़की है। तभी यहाँ पर जू से रोकने लग जाती है कि लिंजी के बारे में ऐसा मत बोलो, आखिर वो भी तो हमारी क्लासमेट है ना। तभी इतने में लिंजी यहाँ पार्टी में पहुंच जाती है और सारे लोग उसे देखते रह जाते हैं। फिर लिंजी यहाँ शाओ के सामने आती है और सीधा उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तो शाओ को बहुत ही शौक लगता है और वो चिल्लाती है कि तुमने मुझे मारी। तो लिंजी कहती है कि हाँ तुम्हें ही मारी हूँ। फिर शाओ बहुत ही गुस्से में अपने डैड को चिल्लाकर बुलाती है और उन्हें बताने लगती है कि डैड देख लो कैसे इसने मुझे सभी के सामने मारी है और मेरी बेइज्जती करी है। तो यहाँ पर फिर शाओ के डैड उसकी साइड लेते हुए लिंजी को चिल्लाने लगते हैं और उसके फैमिली से भी कहते हैं कि यहाँ पर वो लोग गेस्ट हैं और उन लोगों की इस तरीके से बेइज्जती की जा रही है। वो तो कह देते हैं कि हमारी फैमिली कोई इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है जिसे वो लोग इस तरीके से ट्रीट करें। लिंजी फिर जवाब में कहती है कि आपने मुझे तो बोल लिया, लेकिन क्या अपनी बेटी से पूछा? हमारी शैन फैमिली भी कोई इतनी मामूली नहीं है जो आप हमें बुली करेंगे। तुम्हारी इस बेटी ने मेरी बेइज्जती करी है, यानी कि शैन फैमिली की बेइज्जती करी है। और या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तुम्हारी बेटी वही बोल रही है जो तुम बोलते होंगे? फिर तो लगता है आपकी हो फैमिली हमारी शैन फैमिली को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते होंगे और हमें मामूली समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पर सारे लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रही है, लगता है वो फैमिली शैन फैमिली को कुछ समझ ही नहीं रहे और अगर ये मिस लिंजी के खिलाफ ऐसी झूठी रूमर फैलाएगी तो इसे थप्पड़ तो पड़ेगा ही ना।
फिर यहाँ पर ये सब सुनने के बाद शाओ के डैड तुरंत ही उसे बोल देते हैं कि तुमसे गलती हुई है, तुम अभी इसी वक्त मिस लिंजी से माफ़ी मांगो। मैंने तुम्हें हमेशा से क्या सिखाया हूँ कि सभी के साथ रिस्पेक्ट से रहना चाहिए और तुम्हारी इसमें गलती है। तो वो मना करने लग जाती है तो उसके डैड चिल्ला कर कहते हैं कि अब भी माफ़ी मांगो। तो यहाँ पर फिर ये शाओ मुँह बनाते हुए लिंजी को सॉरी बोलने लगती है। तो लिंजी कहती है कि मैंने सुनी नहीं, ज़ोर से बोलो। तो फिर उसे फिर ज़ोर से वापस बोलना पड़ता है। यहाँ पर उसके डैड कह देते हैं कि मिस लिंजी को तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर जाकर उनके लिए पियानो प्ले करना चाहिए ताकि उन्हें खुशी हो। ये सुनने के बाद शाओ मन में सोचती है कि अरे वाह, ये तो मेरे लिए अच्छा मौका है। यहाँ पर सब कोई जानता है कि ये लिंजी कोई काम की नहीं है, इसके अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं, और अभी पियानो प्ले करके मैं सभी के सामने अपनी इज्जत भी बना लूंगी और इसकी बेइज्जती भी कर दूंगी, दोनों काम एक साथ। सच में मेरे डैड तो कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। फिर वो लिंजी से कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ स्टेज पर पियानो प्ले करती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ का रूल पता है ना कि बर्थडे पार्टी गर्ल को भी कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाना होता है। तो मेरे परफॉर्मेंस के बाद तुम्हें भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आखिर कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना। ऐसा बोलकर वो हंसी जा रही होती है। फिर उसके डैड भी कहने लगते हैं कि मिस लिंजी, आप तो शेन फैमिली के मेंबर है ना, फिर तो मुझे भी यकीन है कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट तो होंगे, तो आपको वो टैलेंट दिखाना चाहिए हम सभी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। लिंजी मान जाती है कि ठीक है, पहले जाकर तुम तो अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। तो फिर शाओ जाती है और पियानो प्ले करने लगती है, पर उसने जो सॉन्ग चुनी होती है वो बीच में अटक जाती है और सोचती है कि मुझे डिफिकल्ट वाला चुनना ही नहीं चाहिए था। पर तभी जू भी उसके साथ बैठकर पियानो प्ले करती है और उसकी हेल्प कर देती है। तो शाओ जू को थैंक्स बोलने लगती है कि अच्छा हुआ मेरे पास तुम हो। तभी यहाँ पर लिंजी इस जू को देखते हुए अपनी मैजिकल पावर से पता लगा लेती है कि इस लड़की की लक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि वो स्क्रिप्ट की फीमेल लीड हो। तभी तो ये शाओ उसके आसपास घूम रही है, उसके साथ रहकर उसका लक यूज़ करने के लिए। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ, आखिर गॉड ने इसे फेवर किया तो क्या हुआ, मैं अपनी किस्मत खुद हैंडल करूँगी और कोई मुझे हरा नहीं सकता। फिर यहाँ पर शाओ पियानो प्ले करने के बाद लिंजी से कह देती है कि मेरा परफॉर्मेंस हो गया तो अब तुम्हारी बारी है, मैंने पियानो प्ले करी तो अब तुम डांस करोगी। तो ये हमारे बीच में डील हो गई। फिर वो तुरंत ही एक बहुत ही मुश्किल डांस का नाम बता देती है जिसे अब सभी के सामने उसे करना ही होगा। फिर यहाँ पर लिंजी के पास उसकी मॉम आती है और वो फिक्र कर रही होती है कि अगर वो नहीं परफॉर्म करना चाहती है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिंजी उनसे कहने लगती है कि मॉम, मैंने आपको बहुत मिस करी। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, हम लोग तो साथ में रहते हैं ना। तो फिर वो कहती है कि मॉम, मैं हर वक्त आपको मिस करती हूँ। लिंजी सोचती है कि जब वो यहाँ नहीं थी तो उसकी मॉम ने कितना कुछ सही है उसकी वजह से, लेकिन अब नहीं, अब वो अपनी मॉम की और अपनी कोई बेइज्जती नहीं होने देगी। फिर वो अपनी मॉम को भी स्टेज पर लेके जाती है और कहती है कि मॉम, आप भी मेरे साथ डांस करो। उसकी मॉम कहती है कि लेकिन ये तो मुझे नहीं आता। तो फिर लिंजी कहती है कि आप फिक्र मत करो, आप बस मुझे फॉलो करना। फिर दोनों ही मिलकर बहुत ही अच्छा डांस कर लेते हैं और लिंजी अपने हाथ के ऊपर सारे मैजिक पावर्स को देख रही होती है और सोचती है कि उसने थोड़ा क्या चेंजेस करने लगी। गॉड तो उसके अगेंस्ट जा रहे और चाह नहीं रहे कि वैसा हो, तो वो सोचती है कि आप मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। फिर लिंजी अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम, अब आप फिक्र मत करो, आज मेरा बर्थडे और आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आज के बाद से मैं आपको कभी सफ़र नहीं करने दूंगी। ये शाओ तो बहुत ज़्यादा शौक होती है और लिंजी से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें ये डांस कैसे आता है। तो फिर वो कहती है कि क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो गई, अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस है जो तुम्हें देखना बचा है। फिर दूसरी तरफ हम लिंजी के स्टेप ब्रदर हान को देखते हैं। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे जल्दी में बताने के लिए आता है कि लिंजी पूरी की पूरी बदल गई है, अभी उसने पार्टी में शाओ को थप्पड़ मारी। तो ये सुनकर भी हान को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि वो लिंजी तो इतनी बड़ी डरपोक है ना, आखिर वो ऐसे कैसे कर सकती है, तुम्हारा लगता है दिमाग खराब हो गया, जाओ अपना इलाज करवाओ। तभी इतने में हान को सुनाई देता है कि उसका बिग ब्रदर आ गया है। तो फिर ये खुश जाता है कि भाई इतनी जल्दी आ गए। फिर हम लिंजी के बड़े वाले स्टेप ब्रदर को देखते हैं जो कि घर आया होता है और अपने डैड और लिंजी की मॉम यानी कि उसकी स्टेप मॉम से मिल रहा होता है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आफ्टर ऑल उसकी सिस्टर का बर्थडे है तो उसे जल्दी आना चाहिए था। तभी जल्दी से हान भागते हुए आता है और कहने लगता है कि भाई आप आ गए ना, प्लीज़ आप मुझे जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मेरी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई है। तो फिर चैन को गुस्सा आ जाती है और वो लिंजी की मॉम से कहने लगता है कि स्टेप मॉम, हान की पॉकेट मनी की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, तो आखिर ऐसे कैसे उसके पास पैसे ख़त्म हो गए। तो फिर वो कुछ कह नहीं जाती है कि इतने में चैन कह देता है कि ठीक है, फिर अब से आपको पैसे संभालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई का खर्चा अब मैं अपने खर्चे में से निकालूंगा। लिंजी को भी ये सुनकर गुस्सा आती है कि उसकी मॉम को यहाँ पर किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर आपस में लोग भी लिंजी की मॉम के बारे में बातें करने लगते हैं कि उनका स्टेप सन कैसे उन्हें किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिर इतनी अमीर फैमिली में इनकी शादी हो गई है तो इन्हें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, ना कि अपनी स्टेप सन के पैसों में दखल अंदाजी करनी चाहिए। लिंजी फिर यहाँ अपनी मॉम की साइड लेने के लिए आगे आती है और चैन से कहती है कि क्या तुम
तुम फ्री हो, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो एंड उसके डैड मिस्टर जो और हान तीनों के सामने बैठी होती है और वो मैजिक से उनके बारे में पता कर रही होती है। तो यहाँ पर फिर उसे चैन के बारे में पता लगता है कि वो बहुत ही अलूफ और डोमिनेटिंग सीईओ है जो कि अपनी फैमिली का हेयर है और उसके अंडर में उसकी कंपनी है। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन आगे चल के वो फ्रॉड केस में फंसने वाला है और उसकी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो जाने वाली है और वो इतना गरीब हो जाने वाला है कि सड़क पर फिर वो ठंड से मर जाने वाला है। अभी चैन सोच रहा होता है कि ये लिंजी इतनी ज़्यादा बदली हुई कैसे लग रही है। इससे पहले ये जब भी मुझे देखा करती थी तो बस चूहे की तरह डर जाया करती थी और आज तो इसका ऑरा इतना स्ट्रांग लग रहा है। फिर यहाँ पर लिंजी अपने छोटे स्टेप ब्रदर हान के बारे में भी पता करने लगती है। तो उसे पता लगता है कि वो हाई स्कूल टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा बदतमीज स्टूडेंट है और उसे बस प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है। आगे चल के वो जो डेस्टिनी वाली लड़की है जू उसको बुली करेगा, तो फिर उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर जियांग उसके पैर तोड़ देगा और फिर वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर हो जाएगा और साथ ही में पागल भी। पर फिर वो जियांग से बदला लेने के लिए जू को मारने की कोशिश करेगा, जिसके बाद फिर उसे 20 साल की जेल हो जाएगी और आखिर में जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो फिर उसकी कार एक्सीडेंट से मौत हो जाएगी। लिंजी हान के बारे में ये सब जानते हुए उसे देख रही होती है, तो फिर वो सोचने पड़ जाता है कि मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे मैं बहुत ही बेचारा हूँ। तभी यहाँ घर पे लिंजी की स्टेप सिस्टर बेबी भी आई होती है और उसे देखकर फिर लिंजी उसके बारे में भी उसका फ्यूचर पता करने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा लव ऑब्सेस्ड इंसान है और जिस बंदे से वो प्यार करती है जियांग, वो तो एक बहुत ही बड़ा चीटर है जो कि उसके साथ फ्रॉड करने वाला है और उसके पैसे लूट कर अब्रॉड में बेच देने वाला है। यही सब सोचकर यहाँ पर लिंजी को हंसी आने लगती है, तो वे भी सोचती है कि आखिर इसे क्या हुआ, ये क्यों हंस रही है। फिर लिंजी अपने स्टेप फादर मिस्टर जो को देखती है और सोचती है कि इनका फ्यूचर तो पता करने की जरूरत ही नहीं है। जब इनके सारे बच्चों की किस्मत ही खराब है तो आखिर इनके साथ भी तो बुरा ही होने वाला है। सच में मेरी मॉम ने एक अमीर फैमिली में शादी नहीं करी है, बल्कि इन अनलकी फैमिली में शादी कर ली है। इस घर में बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब बस साइड कैरेक्टर है। फिर लिंजी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम कल सुबह हम लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे। तो उसकी मॉम पूछती है कि वहाँ पर चल के क्या करना है। तो लिंजी बताती है कि कल मैं आपका डिवोर्स दिलवाऊंगी ताकि हम दोनों शेन फैमिली को छोड़कर जा सके। तो ये सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर जू कहने लगते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो लिंजी कहती है कि मैंने डिसाइड कर ली हूँ कि मैं अपनी मॉम को इस फैमिली से दूर लेके जाऊंगी। तो फिर उसके स्टेप फादर कहते हैं कि हम ठीक से बैठकर बात कर सकते हैं, आखिर क्या हुआ है जो तुम ऐसे डिवोर्स की बात कर रही हो। लिंजी की मॉम भी पूछने लगती है कि आखिर क्या हो गया, वैसी बातें क्यों कर रही है। हान और वे भी डिस्कस करने लगते हैं कि क्या ये पागल हो गई है। लिंजी कहती है कि मैं अपनी मॉम को इस फैमिली से दूर करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे डिवोर्स दिलवाना है। फिर चैन यहाँ पर लिंजी से ये चीज़ क्लियर करने लगता है कि मैंने जो पार्टी में स्टेप मॉम को बोला था वो मैं मानता हूँ कि मैंने थोड़ा सही वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन मेरा उन्हें परेशान करने का कोई मतलब नहीं था। मैं बस अपने छोटे भाई हान को सबक सिखाना चाहता हूँ कि ये ऐसे कैसे फालतू पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी पॉकेट मनी देने का जिम्मा मैंने लिया। तो फिर ये सुनते के साथ ही हान पूछता है कि भाई आप मुझे पॉकेट मनी नहीं देना चाहते। लिंजी इस बारे में सोचने लगती है कि 3 सालों में जब वो यहाँ पर नहीं थी तो उसके स्टेप फादर ने उसकी मॉम की केयर करे, लेकिन उनके जो ये तीनों बच्चे ये तीनों के तीनों विलेन हैं जो कि बहुत ही अनलकी भी है। वो सोचती है कि लेकिन अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि गॉड ने मुझे वहाँ से बैनिश करके यहाँ पर भेज दिए और मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूँगी तो भी नहीं जा पाऊँगी। लिंजी की मॉम तो उसे मनाने लगती है कि अभी वो जो सोच रही है वो सब सोचना छोड़ दे। तो फिर लिंजी भी कहती है कि ठीक है अभी के लिए मैं भूल जाती हूँ, और वो मन में सोचने लगती है कि वैसे मुझे वापस से हेवन रियल में जाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो क्या पता अगर मैं इन सभी की किस्मत चेंज कर दूँ तो शायद हेवन रियल में जाने का जो सील है वो भी टूट जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर वो यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि क्यों ना तुम हान की पॉकेट मनी देने का काम मुझे दे दो, मैं इसे मैनेज करूँगी। आई थिंक 20,000 इसकी मंथ की पॉकेट मनी बिल्कुल ठीक रहेगी। वैसे भी ये और मैं सेम क्लास में, तो मैं इसके ऊपर पूरे वक्त पे नजर रख सकती हूँ कि ये क्या करेगा क्या नहीं। तो फिर चैन इसके लिए मान जाता है और हान शॉक होकर कहता है कि भाई आप इसकी बात कैसे मान गए। यहाँ पर लिंजी तो फिर खुश हो जाती है। फिर जब लिंजी सो रही होती है तो उसे हेवन की तरफ से आवाज़ आती है कि वो कितना भी किसी की भी किस्मत चेंज करने की कोशिश करे वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि रूल्स को बदला नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट डे लिंजी स्कूल जाने के लिए निकल रही होती है एंड तभी यहाँ पर उसके हाथ एक जेड लग जाता है, जिसे छूते ही उसे बहुत सारी अलग अलग पावर का एहसास होता है और वो समझ जाती है कि शायद ये चीज़ काम की हो सकती है और शायद इसका यूज़ करके वो हेवन तक जाने का रास्ता बना सकती है और सील को तोड़ सकती है।
फिर स्कूल आने के बाद जब लिंजी यहाँ क्लास में होती है तो वो जू को देखकर सोचती है कि ये इतनी ज़्यादा लकी लड़की भी मेरी क्लास में, तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर गॉड की तरफ से अरेंजमेंट है। सच में ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। आज जो इन लोगों ने टेस्ट दिए होते हैं, शाओ उसके ऊपर लिंजी का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हारा IQ लेवल तो इतना कम है, देखना तुम फिर से फेल हो जाओगी। पर तभी जब यहाँ पे टेस्ट के रिजल्ट आते हैं तो ये लड़का यहाँ पर जो पेपर बांट रहा होता है वो शाओ को बताता है कि फेल तो तुम हुई हो और उल्टा लिंजी के तो परफेक्ट स्कोर है। तो ये सुनने के बाद इसे तो शॉक लगता है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो गुस्से में यहाँ लिंजी का पेपर देखने के बाद तुरंत ही चली जाती है। फिर इस क्लास में हान भी बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है एक लड़की के ऊपर और सोच रहा होता है कि आज वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर क्लास के बाद उससे फाइट करने जाएगा। लिंजी जब ये सुनती है तो फिर वो चिल्लाती है कि अच्छा तो तुम क्लास में बैठकर यहाँ पर बुरे बुरे वर्ड्स बोल रहे हो, तो अब तुम्हारी पॉकेट मनी से 2000 कट है। ये सुनते के साथ ही उसका फ्रेंड को तो हंसी आ रही होती है और हान कहने लग जाता है कि मेरे भाई ने तुम्हें पॉकेट मनी देने का काम दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे वो कर लोगी। लिंजी कहती कि ठीक है तुम मुझसे भी बदतमीजी करोगे, अब तो 2000 और कटे। तो ये सुनकर वो और शॉक हो जाता है और फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाता लिंजी को। इसके बाद हान अपने फ्रेंड के साथ मिलकर फाइटिंग करने जाने के लिए निकल रहा होता है और इन लोगों ने डंडा तैयार रखे होते हैं उस लड़के को मारने के लिए। तभी यहाँ पर लिंजी पहुंच जाती है और वो इसे चिल्लाती है कि अच्छा तो तुम फाइट करने जा रहे हो। वो उसके फेस का हाल देख कर कहती है कि देख लो कितना मार खाए हुए हो, कितना यूजलेस हो तुम, ऐसे बोल के वो जा रही होती है। तो फिर हान कहता है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा अच्छी हो तो क्यों ना तुम फाइट करके दिखाओ। लिंजी कहती है कि ठीक है फिर चलो फाइट करने। तो फिर हान और उसका फ्रेंड जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। फिर ये तीनों जाकर एक कैफ़े में बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं उन्हीं लड़कों का जिनसे हान और उसके फ्रेंड को फाइट करना है। फिर जैसे ही वो लोग आने लगते हैं तो हान कहता है कि चलो उठो फाइट करने चलना है। तो लिंजी फिर इन दोनों को ही बैठने बोलती है और जब वो सारे यहाँ से चले जाते हैं तो फिर हान कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, तुमने ही बोली कि हम फाइट करेंगे और आप पीछे हट रही हो। तो फिर वो कहती है कि आखिर फाइट करने के लिए हमें चलने की क्या ज़रूरत है, हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा। वो उसे जूस दिखाकर हान को इशारा करती है। तो फिर हान कहता है कि क्या सच में वही करना पड़ेगा। लिंजी कहती है कि मैंने बोली ना जाओ करो। तो फिर हान ग्लास लेकर जाने लग जाता है और जांग भी खड़ा होता है पीछे जाने के लिए। तो फिर लिंजी इसे मैजिक से बैठा देती है और कहती है कि तुम बस बैठ के तमाशे देखो। तो वो मन में सोचता है कि क्या मैं खुद की मर्जी से बैठा हूँ। हम देखते हैं कि हान जाता है और जो गुंडे यहाँ साथ में बैठकर गेम्स खेल रहे थे उनके ऊपर वो जूस डाल देता है और फिर वो लोग उसको ये मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तो भागते हुए उन्हीं लड़कों के सामने आ जाता है और उन सभी से कहता है कि अगर तुम लोगों के अंदर दम है तो मेरे सारे ब्रदर से फाइट करो। तो फिर इसके जो सारे दुश्मन लड़के होते हैं वो लोग चैलेंज कर देते हैं कि हम फाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर इन सारे गुंडों को भी गुस्सा आती है कि ये छोटे छोटे बच्चे उनसे फाइट करेंगे। फिर दोनों ग्रुप्स के बीच में फाइट होने लग जाती है और हान यहाँ फिर आके कुर्सी पे बैठ जाता है और ये तीनों मिलकर बस मज़े में फाइटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हान का फ्रेंड तो उसकी तारीफ करने लगता है कि उसने तो कितना कमाल कर दिया, बिना हाथ लगाए भी उसने फाइटिंग शुरू करवा दिया। तो फिर हान अपनी तारीफ सुन के खुश होता है। यहाँ पर फिर लिंजी दोनों को खड़ा होने बोलती है और फिर दोनों को समझाने लगती है थ्योरी कि फाइट करने के लिए हमेशा हाथ पैर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगा के भी फाइट की जा सकती है। फिर यहाँ पर हान और इसका फ्रेंड तो लिंजी की फ़ैन हो जाते हैं। लिंजी कहती है कि चलो अब हम घर चलते हैं। तो फिर वो लोग उसके पीछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी घर पे कैट की वीडियोस देखकर खुश हो रही होती है और हान यहाँ उसकी केयर करने में लगा होता है। वो उसे वाटरमेलन सर्व करता है और सारे फ्रूट्स भी और कहता है कि सिस्टर आप आराम से एंजॉय करो। फिर वो उसके लिए कुछ लाने के लिए भी जाता है और तभी इतने में यहाँ पर वे भी घर आई होती है और वो उसे बैग पकड़ाने लगती है। पर हान तो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता और वो जल्दी से लिंजी के पास जाता है और दूसरा फ्रूट भी उसे छील कर देने में हेल्प करता है और कहता है कि आपको गंदा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं करूँगा। वे भी तो शौक रह जाती है कि यहाँ पर उसके भाई को क्या हो गया जो वो इतनी लिंजी की केयर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जू यहाँ पुलिस स्टेशन में होती है और वो पुलिस ऑफिसर को बना रही होती है कि प्लीज़ आप मेरे भाई को जेल से छोड़ दो, वो तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और वो कोई फाइटिंग कैसे कर सकता है, वो तो बस अपना पढ़ाई में लगा रहता है। तो ऑफिसर तो मना कर देते हैं कि नहीं हम उसे जेल से नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसने सच में गुंडों के साथ फाइट किया है।
जू फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ऑफिसर मान नहीं रहे होते हैं, वो रोने लग जाती है। तो यहाँ पर फिर उसके पास जियांग आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। तो फिर जू उसके साथ बाहर आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है, प्लीज़ तुम मेरे भाई को बचा लो और उसे जेल से निकलवा लो। तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हैंडल करता हूँ। फिर ये साइड में जाता है वेवे को कॉल लगाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर वेवे तो अपने भाई हान से पूछने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम इस लिंजी की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हो और तुम इसे सिस्टर बोल रहे हो, वो भी इतना प्यार से। तो फिर मैं तुम्हारी कौन हूँ? हान कहता है कि तुम भी तो मेरी सिस्टर हो। तो फिर वो पूछती है कि वैसे तुम्हारा और लिंजी का रिलेशन इतना अच्छा कैसे हो गया। फिर इतने में वेवे को जियांग की कॉल आ रही होती है। तो फिर वो उससे कहती है कि मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम है, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगी। फिर वो साइड में जाती है जियांग से बात करने के लिए। जब हान को ये पता लगता है तो फिर उसे भी गुस्सा आ रही होती है कि वो फिर से उस चीटर जियांग से बात करने जा रही है जो कि मेरी सिस्टर को कुछ मानता भी नहीं है। तब यहाँ पर लिंजी भी ये सुन लेती है और वो वेवे के पीछे जाने लगती है। तो हान पूछता है कि सिस्टर आप कहाँ जा रही हो। लिंजी कहती है कि जो लव ऑब्सेस्ड पर्सन है उसे बचाने के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना। फिर हम देखते हैं कि लिंजी साइड में आकर वेवे की सारी बातें सुन रही होती है। वेवे जैसे यहाँ पर जियांग का कॉल उठाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुमने मुझे खुद से कॉल किया। वो पूछती है कि बताओ मेरी क्या ज़रूरत है, क्या तुम्हें कोई पैसों की ज़रूरत है या फिर तुम्हारी मॉम के लिए मैं फिर से डॉक्टर से बात कर लूँ। तो फिर वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। वेवे बताती है कि मैंने अपनी सेक्रेटरी को बोलकर तुम्हारे मील कार्ड में 5000 डलवा दी हो और तुम आराम से आप अपना खर्चा कर सकते हो। तो फिर वो चिल्लाता है कि आखिर तुम मुझे बिना पूछे चीज़ें क्यों करती हो। तो फिर बेबी कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैंने अपने सेक्रेटरी को सीक्रेटली ये काम करने को बोली हो तो तुम्हारे क्लासमेट्स को पता नहीं चलेगा। तो फिर जियांग कहता है कि फिर तो ठीक है। फिर कहती है कि वैसे अब विंटर आने वाला है ना, तो मैं वापस तुम्हारे लिए न्यू कपड़े दिला देती हूँ और हम लोग कल शॉपिंग पर चलते हैं। जियांग मान जाता है तो वे खुश होने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम मान गए। तभी जियांग कॉल पर कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि फाइटिंग की वजह से झूठे केस में जेल में फंस गया है, तो तुम उससे बाहर निकलवा लो। तो वे कहती है कि ठीक है, फिर तुम फिक्र मत करो, ये तो बहुत ही छोटा इशू है, मेरा लॉयर ये हैंडल कर लेगा। फिर वो उसे कुछ बोलने जा रही होती है कि कल वो उससे मिलने आए, तभी इतने में जियांग तो कॉल कट कर देता है। तो फिर वे अपने आप को समझाती है कि पक्का वो अपने फ्रेंड की वजह से परेशान है, इसलिए उसने कॉल कट कर दिया, उसने ये जानबूझ के थोड़ी ना किया है। तभी जैसी वे पीछे मुड़ती है तो लिंजी को देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कब से हो। तो फिर लिंजी कहती है कि जब से तुम अपनी ये लव ऑब्सेस्ड स्पीच सुना रही थी तब से। तो फिर वे कहती है कि तुम किसे लव ऑब्सेस्ड बोल रही हो, और वैसे भी ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है कि तुम किसी की भी बातें ऐसे कान लगाकर सुनो। देखो मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ कि अगर तुमने जियांग के बारे में कुछ भी ये सब स्कूल में बताई ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। लिंजी कहती है कि मैं गलत थी, तुम सिर्फ लव ऑब्सेस्ड नहीं हो बल्कि बहुत ही बड़ी पागल हो। तो वे कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैं सच में जियांग को लाइक करती हूँ, तो अगर मैंने थोड़ा उसे स्पॉइल कर दी तो क्या हुआ। लिंजी इसकी बातें नहीं सुनती है और वो अपना आगे जाके बैठ जाती है और फिर कैट वीडियोस यहाँ पर देखते हुए हान से कहने लगती है कि कल हम भी शॉपिंग करने चलेंगे। मैंने सुनी हूँ कि वो जो मॉल है वो वे मैनेज करती है। तो फिर हान पूछता है कि आखिर वो तो डेट करना चाहती है ना, तो हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे। लिंजी फिर इसकी बातें नहीं सुनती और वो अपना कैट वीडियोस देखकर खुश हो रही होती है। फिर रात में लिंजी स्पिरिचुअल पावर गेन करने के लिए कल्टीवेशन में लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल पावर कोई दो लोग देख लेते हैं और वो लोग आपस में बात करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और सोचते हैं कि पहले वो पता करेंगे आखिर ये पर्सन कौन है और फिर इस बारे में अपने ग्रैंडपा को बताएंगे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिंजी हान के साथ मॉल गई होती है और ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो हान तो थक जाता है कि सच में लड़कियों के साथ शॉपिंग करना कितना मुश्किल है। तो फिर लिंजी उसे गुस्से में देखती है तो फिर वो तुरंत ही सेंटेंस बदल के कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी खुशनसीबी है। तभी यहाँ पर बीच में इन लोग को सेक्रेटरी गार्ड रोकने लग जाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ से बाहर निकलो क्योंकि हम लोग मॉल खाली कर रहे हैं। फिर इतने में सेक्रेटरी गार्ड को कॉल आती है कि 15 मिनट के अंदर पूरा मॉल खाली होना चाहिए क्योंकि मिस्टर जियांग अभी पहुँचने वाले। तो ये सुनने के बाद फिर हान को गुस्सा आता है कि फिर वो मिस्टर जियांग। फिर लिंजी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है जिस वक्त कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं और इतने अच्छे बिजनेस के टाइम पर मॉल को खाली किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वो कह देती है कि मुझे अपनी बॉस मिस वेवे से मिलवाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो फिर ये सिक्योरिटी गार्ड तो डर जाता है और सोचता है कि इस लड़की का ऑरा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है कि मुझे इतनी ज़्यादा डर लग रही है। फिर वो मान जाता है कि ठीक है अंदर चलो और वो इन लोग को लेके जा रहा होता है। तभी यहाँ पर हान पूछता है कि सिस्टर आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तो फिर वो कहती है कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे।
तो फिर हान खुश हो जाता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास कुछ आइडिया है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को वेवे के ऑफिस में लेकर आ जाता है। जैसे ही वेवे यहाँ पर हान को देखती है तो पूछती है कि लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिक्योरिटी गार्ड तो शॉक हो जाता है कि ये उसकी बॉस का भाई है। लिंजी वेवे से कहने लगती है कि तुमने बस पूरा मॉल खाली करवाने की सोच ली बस उस जियांग के लिए। तो वेवे कहती है कि तो क्या हो गया, उसे लो प्रोफाइल रहना पसंद है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और वैसे आखिर तुम बार बार मेरे जियांग को क्यों टारगेट कर रही हो। देखो यहाँ बाजू में भी मॉल है तो तुम लोगों को मेरे सर पे बैठने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बाजू में चले जाओ। लेंजी कहती है कि अच्छा तुम्हें इतना तो पता ही है कि जो हमारे बाजू वाला मॉल है वो हमारे शेन फैमिली के कॉम्पिटिटर की कंपनी का है, तो क्या तुम चाहती हो कि हम लोग वहाँ पर जाए। लेंजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस जियांग के लिए इतना कुछ करोगी, उसके लिए मॉल खाली करवाओगी, उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाओगी, तो फिर वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा और तुमसे प्यार कर बैठेगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि चीटर वर्थलेस होते हैं। वेवे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। लिंजी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उस जियांग को तुमसे प्यार करवाने में, तुम बस मुझे 7 दिन का टाइम दो और वो तुम्हारे सामने तुम्हारे कदमों पर होगा। तो फिर वेवे रुक जाती है और पूछती है कि आखिर मैं तुम पर बिलीव क्यों करूँ। लिंजी गुस्से में कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्या तुम खुद कुछ कर पा रही हो तो मुझ पे बिलीव कर लो ना। वेवे मान जाती है लेकिन पूछने लगती है कि लेकिन फिर तुम्हारा क्या प्लान है मेरी हेल्प करने के लिए। लिंजी चिल्लाती है कि ठीक से खड़े रहो और हाँ कुछ भी क्वेश्चन मत करो, बस जैसा बोल रही हो वैसा करो, ठीक है। और लिंजी जाते जाते कह देती है कि सिक्योरिटी गार्ड को फायर कर दो। तो वे पूछती है कि आखिर क्यों। तो लिंजी कहती है कि मैंने पहले भी बोली ना कि कोई क्वेश्चन मत पूछो, जितना बोल रही हो उतना करो, समझ गई ना। तो फिर ये लोग बस चुप होकर मान जाते हैं और लिंजी बाहर आ जाती है। तभी हान भी उसके पीछे पीछे आता है और पूछता है कि सिस्टर तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी सिस्टर वेवे को लव ऑब्सेस्ड होने से बचाओगी और उस जियांग से दूर करोगी, पर तुम तो उसकी हेल्प करने के लिए मान गई, तो ये क्या था। लिंजी कहती है कि तुम्हें ये चीज पता है कि अगर कोई चीज लेनी है तो पहले उसे देनी पड़ती है, क्या समझा तुमने। हान कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। लिंजी उससे पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर हान कहता है कि मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए, कोई एक चीज नहीं। लिंजी खुश होती है और कहती है कि यानी तुम ज्यादा स्टूपिड नहीं हो, और वो आगे बढ़ती है। फिर हान खुद ही समझने की कोशिश करता है तो उसे समझ आता है कि एक बार अगर वेवे को हान मिल जाएगा तो फिर वो उसे चाहना छोड़ देगी। फिर हम देखते हैं कि जियांग जू को लेकर साथ में यहाँ मॉल आया होता है और ये लोग देखते हैं कि पूरी पब्लिक तो घूम रही है। तो फिर जू कहने लगती है कि मॉल तो क्लियर हो चुका होना चाहिए था ना, तो ये क्या है। तो जियांग कहता है कि रुको। फिर वो साइड में जाता है और वेवे को कॉल लगाता है और वो अपना काम कर रही होती है तो उसका कॉल उठाने में लेट करती है। तो ये सोचता है कि वो तो हमेशा मेरा तुरंत कॉल उठाती थी, तो अब क्या हो गया। फिर जैसी वेवे कॉल उठाती है तो उससे पूछती है कि आखिर क्या काम है। तो फिर ये सोचता है कि वो इतनी ज़्यादा कोल्डली कैसे बोल रही है। फिर ये उसे चिल्लाकर बोलने लगता है कि मैंने बोला था ना कि मॉल को क्लियर कर देना। तो ये क्या है, सारे लोग तो यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है मैं थोड़ा और वेट कर लूंगा लेकिन मॉल को क्लियर करो। तो फिर वो कहती है कि आखिर क्यों क्लियर करूँ, और वो बेचारी ना चाहते हुए ये सब बोल रही होती है। और यहाँ पर जियांग से कहने लग जाता है कि तुम ही ने मुझसे ये बोली थी ना, और अब तुम खुद पलट रही हो, देखो मैं अपने क्लासमेट को भी लेकर आया हूँ। वे मना कर देती है और तुरंत ही कॉल कट करती है। तो ये जियांग शॉक रह जाता है कि आखिर ये मुझसे कैसे बात कर रही है। फिर लिंजी यहाँ पर गॉड से बात कर रही होती है और वो उसे चिल्ला रहे होते हैं कि वो अपनी मन मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकती है और डेस्टिनी को अगर वो चेंज करेगी तो फिर उसकी सफरिंग और बढ़ जाएगी और वो कुछ चेंज कर भी नहीं सकती। लिंजी कह देती है कि डेस्टिनी किसने लिखा है, रूल्स किसने बनाए, अगर रूल्स अनफेयर होंगे तो फिर किस्मत भी क्रूएल होगी, तो ऐसे रूल को मैं तोड़ूंगी और किस्मत को भी चेंज करूंगी क्योंकि उन सभी की किस्मत उनके हाथों में होनी चाहिए, न कि किसी और के हाथ में। तभी इतने में यहाँ पर वेवे भाग कर आती है और वो बहुत ही खुश होकर लिंजी से पूछने लगती है कि आखिर तुमने ये कैसे करी। आज जियांग ने मुझे खुद इनिशिएटिव लेके कॉल किया और उसने मुझे डिनर के लिए भी इन्वाइट किया है। तुम्हें पता है मैं जितना उसे जानती हूँ ये पहली बार है कि उसने कभी मुझे ऐसे इन्वाइट किया हो। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, मैं जाती हूँ अच्छे से अपने लिए ड्रेस चूज़ करती हूँ कि कौन सा पहनूँ। तभी लिंजी उसे कह देती है कि उसे तुम मना कर दो। ये सुनकर विवी शॉक होती है। लिंजी कह देती है कि जियांग को तुम डिनर डेट के लिए मना कर दो और मेरी अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट पर जाओ। तो फिर विवी कहती है कि जिस लड़के के साथ तुम मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज रही हो इसकी और मेरी लास्ट टाइम झूठी रूमर्स फैली थी और फोटो भी कि मेरा इसके साथ डेटिंग स्कैंडल चल रहा है। लिंजी कहती है कि जैसा कह रही हो वैसा करो, नहीं तो तुम्हारी पुरानी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो फिर वेवे को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और वो कहती है कि ठीक है मैं तुम जैसा बोल रही हो वैसे ही करूँगी। फिर वो जाने लगती है और वापस से लिंजी से पूछती है कि तुम श्योर तो हो ना कि मुझे यही करना पड़ेगा। तो लिंजी तो कह देती है कि मैं बोल रही हूँ ना, और हाँ डेट को बीच में छोड़ कर नहीं जाना
चाहे जो हो जाए। फिर लिंजी के कहने पर वे अपने ब्लाइंड डेट के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में डिनर करने जाती है। तभी यहाँ पर वेटर आया होता है और उसे देखकर ये शॉक रह जाती है कि वो कोई और नहीं जियांग है। वो कहती है कि तुम यहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हो। तो जियांग कहता है कि मिस वेवे तुम तो बड़ी चालाक निकली, तुम मुझे कह रही थी कि तुम बिजी हो और तुम तो यहाँ पर अपने रूमर बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर रही हो। वेवे उसे बनाने के लिए उसके पीछे जाने को करती है तो उसे याद आता है कि लिंजी ने उसे बोली थी कि चाहे जो हो जाए उसे डेट को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। लेकिन ये सोचती है कि जियांग मुझसे इतना गुस्सा होकर चला गया है, तो अगर मैंने उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करी तो फिर वो मुझे गलत समझ लेगा, और फिर अगर उसने कभी मुझसे बात नहीं किया तो क्या होगा। वो सोचती है कि नहीं, मैं लिंजी की नहीं सुन सकती हूँ, और वैसे भी वो तो यहाँ पर है भी नहीं तो उसे पता भी नहीं चलेगा। और फिर ये जल्दी से डेट को बीच में छोड़कर जियांग को ढूंढने जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जियांग तो बाहर आकर खड़ा हो जाता है और 3, 2, 1 करके सोच रहा होता है कि वो अभी तक आई नहीं। पर तभी यहाँ पर विवेक से मनाने के लिए पहुंच जाती है तो ये तो मन ही मन बड़ा खुश हो जाता है। विवेक से कहने लगती है कि मेरी बात सुनो, देखो तुमने जैसा देखा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो जियांग मन में सोचता है कि ये तो कितनी बड़ी इडियट है, मुझे तो लगा था कि ये सच में मुझे भूल चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बस बाहर वालों की नज़र में एक बहुत ही बड़ी अच्छी बिजनेसमैन है और बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ऐसी है नहीं। जियांग से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अपनी डेट कंटिन्यू करने नहीं चाहोगी। तो फिर वो कुछ बोलने वाली होती है कि इतने में उसे कॉल आ जाती है और उसकी असिस्टेंट उसे कॉल पर बताती है कि कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है, उसकी जो जनरल मैनेजर की पोजीशन है वो खतरे में, और उसके खिलाफ ये ईमेल भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन है, उन्होंने पर्सनली ईमेल भेजे। वे शॉक होकर कहती है कि आखिर उसका रीज़न क्या है। तो फिर असिस्टेंट बताती है कि उसका रीज़न ये है कि उसने जो बिना कोई परमिशन के बिना मॉल को खाली करवाई थी और कस्टमर को भेज दी थी, तो इसलिए कस्टमर्स ने कंप्लेन करे और इस वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी गिर गया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर यहाँ वे तो काफ़ी शॉक हो जाती है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी इतने में जियांग से कहे जा रहा होता है कि तुम जैसे लोग बड़े चालाक होते हैं जो बस हम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन को बस मंकी की तरह समझते होंगे। देखो जाओ जाओ, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी डेटिंग एंजॉय करो। तभी विवे उसे चिल्लाती है कि चुप बैठो, और फिर वो कॉल पर अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ, और ये जल्दी से यहाँ से चली जाती है। तो जियांग तो बस शॉक रह जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वे कंपनी में अपना काम करने आ जाती है और वो याद कर रही होती है कि वो अपने डैड से मिलने गई थी और उन्होंने उसे बहुत डांटा था और एक लास्ट मौका दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर उसने अच्छे से डिटेल उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दी और अपना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई तो फिर वो उसे कंपनी के काम से निकाल देंगे और फिर उसे शादी करनी पड़ेगी। तो फिर ये मेहनत से यहाँ पर काम करने में लगी होती है। तभी इतने में इसे जियांग कॉल कर रहा होता है, तो फिर एक गुस्से में उसका कॉल कट करती है कि ये तो मुझे परेशान करने में लग गया, और अपना फ़ोन नहीं वो स्विच ऑफ कर देती है। तो ये देखकर हान तो बड़ा खुश हो जाता है और लिंजी से कहने लगता है कि सिस्टर आप तो बड़ी कमाल की हो, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मेरी सिस्टर वेवे ने उस जियांग का कॉल कट करी हो, सच में आपने कैसे करी है। तो लिंजी हान से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये हर बार जियांग की रिक्वेस्ट क्यों मान जाया करती थी। तो फिर हान कहता है कि वो हैंडसम है इसलिए, लेकिन नहीं, वो तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम थोड़ी ना है। तो लिंजी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले फ्री थी। जब इंसान फ्री होता है तो वो कुछ गलत कर जाता है जिसका बाद में फिर उसे भरपाया करना ही पड़ता है। तो हान कहता है कि फिर क्या मेरी सिस्टर का जो पागल ब्रेन था वो अब ठीक हो चुका है। तो लिंजी कहती है कि अभी पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से ठीक करने के लिए अभी मुझे कुछ और भी करना होगा। तो हान तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंजी अपनी फैमिली के साथ कोई बहुत बड़ी पार्टी में गई होती है और यहाँ पर लिंजी इस बारे में सोच रही होती है कि जियांग के साथ अब बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ें होने वाली है और ये तो अब उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा जब उसके ग्रैंडपा सभी के सामने उसे अपनी फैमिली का वारिस बना देंगे, जिसके बाद फिर तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका रहेगा। वो सोचती है कि सच में हेवन कितने ज़्यादा अनफेयर है। फिर यहाँ पर हान और उसका फ्रेंड दोनों आए होते हैं और हान का फ्रेंड लिंजी को सिस्टर बोल रहा होता है। तो हान कहता है कि तुम आखिर मेरी सिस्टर को सिस्टर क्यों बोल रहे हो, ये मेरी सिस्टर है। लिंजी कहती है कि ये सब बाद में, अभी अंदर चलो। फिर ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं और तभी हान जब जियांग से टकरा जाता है तो उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो और मैं नहीं आ सकता। और जियांग तो मन में सोच रहा होता है कि आज उसके ग्रैंडपा सभी के सामने उसे अपनी फैमिली का वारिस बनाने वाले, तो आज तो उसके लिए बहुत ही स्पेशल डे और इन लोगों के मुंह पे स्लैप है। और फिर जियांग अपना आगे बढ़ जाता है। तभी इतने में यहाँ पर विवे भी आई होती है और वो जियांग को देखकर सोच रही होती है कि मैं तो काम में इतना लग गई थी कि मैं तो जियांग के बारे में भूल ही गई और उसका मैंने कॉल भी नहीं उठाई थी। तभी लिंजी से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जियांग का दिल जीतना है ना। तो फिर हान और विवे इसके पीछे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियांग के पास जू आई होती है और
उसे जल्दी से साइड में लेकर आता है बात करने के लिए। यहाँ पर जूर होते हुए उसे बताती है कि उसका भाई अभी भी जेल से छूटा नहीं है और उल्टा पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उसके भाई के खिलाफ केस फाइल हो रहा है। तो फिर ये रो रो कर उसे कह रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तो आखिर अभी तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं। तो फिर ये उसे संभाल रहा होता है कि तुम रो मत, मैंने उस वेवे को बोला था पर पता नहीं उसने हेल्प क्यों नहीं की। सच में मुझे उस पर बिलीव करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी फैमिली की केयर करना। यहाँ पर वेवे लिंजी और हान के साथ मिलकर ये सब देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा ही शौक लगता है। वो सोचती है कि यानी ये मेरा नहीं बल्कि किसी और का बॉयफ्रेंड बन के घूम रहा था। सच में अच्छा हुआ मैंने लिंजी की बात सुनकर यहाँ पर आ गई, नहीं तो मुझे तो इसकी असलियत पता ही नहीं लगती। फिर हान को भी गुस्सा आ रही होती है कि ये तो 2 टाइमिंग्स कम बैक निकला। वो वेवे से कहने लगता है कि सिस्टर तुम्हें इसे जाकर सबक सिखाना चाहिए। फिर वेवे गुस्से में जाती है इस जियांग को सबक सिखाने के लिए और वो गुस्से में सीधा उसे थप्पड़ लगाती है और उसे चिल्लाती है कि आज मुझे तुम्हारी असलियत पता लग गई, मैंने तुम्हें अब तक कितना अच्छा समझी हुई थी। वो इसे गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी सारी भड़ास निकाल लेती है और इन लोगों को पुश करते हुए चली जाती है। तो जियांग तो बस शॉक रह जाता है। जूई से कहने लगती है कि आखिर वो तुम्हें कैसे मार के गई है, ऐसे कैसे वो तुम्हें फेस पे मार सकती थी। जियांग को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि बस एक बार मेरे ग्रैंडपा मेरी आइडेंटिटी पब्लिकली अनाउंस करे, फिर देखना उसे कैसे रिग्रेट होगा। फिर जियांग के जो ग्रैंडपा होते हैं वो सभी पब्लिक के सामने कहने लगते हैं कि आज वो एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये जियांग तो बड़ा खुश हो रहा होता है। तभी इतने में हान यहाँ पर आकर लिंजी और वेवे को इस बारे में बता रहा होता है कि ये जियांग तो अपनी फैमिली का नाजायज बेटा निकला जिसे उसके ग्रैंडपा अब अपना वारिस बनाने वाले हैं। इसलिए हान को तो गुस्सा आ रही होती है कि अब हम क्या करेंगे। तभी इतने में यहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है और वो उनसे पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारा स्पेशल डे है तो मैं यहाँ पर नहीं होंगी तो कैसे चलेगा। तभी यहाँ पर सारे लोग जियांग की मॉम के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो सच में कितनी ज़्यादा खराब लेडी है और यहाँ फैमिली का नाम खराब करने के लिए वो यहाँ पहुँच गई है। तभी इतने में ग्रैंडपा अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं अपने ग्रैंडसन मिंग को अपनी फैमिली का वारिस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हान तो बड़ा खुश हो जाता है कि उसका फ्रेंड अपनी फैमिली का वारिस बन चुका है। फिर यहाँ पर लिंजी से गॉड इस बारे में बात करने लगते हैं कि वो जो ये स्टोरी में चेंजेस कर रही है ना, इसका अंजाम बुरा होगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लिंजी तो कह देती है कि अगर आपके ये सारे रूल्स किसी इनोसेंट पर्सन को सेक्रीफाइस करना है तो मैं कह दूंगी कि मैं इस गेम को रुइन करने वाली हूँ। इन सब की किस्मत इनके हाथों में, ना कि मेरी और ना कि आपके हाथों में। जियांग तो शौक रह जाता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे वारिस बनाया नहीं। तो फिर उसकी मम कहने लगती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ, आपकी वजह से तो मैं बर्बाद हो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिंजी अपना जारी होते हैं और जैसे वो कार में बैठने लगती है तो हान का फ्रेंड मिंग यहाँ पर आकर उसे थैंक्स बोल रहा होता है। तो हान पूछता है कि तुम मेरी सिस्टर को किस लिए थैंक्स बोल रहे हो। तो फिर मिंग कहता है कि इसलिए क्योंकि सिस्टर की वजह से ही आज मैं वारिस बन पाया हूँ। जैसा कि सिस्टर ने बोला था कि हमें कभी भी दिमाग से फाइट करना चाहिए तो मैंने सेम वैसे ही किया। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पर जियांग की मॉम को लेकर आ जाऊँगा तो काम बन जाएगा। तो हान कहता है कि सच में तुम तो बड़े चालाक निकले। फिर लोग जब घर आ जाते हैं तो वे हान से पूछती है कि आखिर लिंजी ने मेरी हेल्प क्यों की। तो फिर हान कहता है कि ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि हम फैमिली है। फिर वे लिंजी को थैंक्स करने लगती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे स्टूपिड समझती होंगी कि मैं एक ऐसे चीटर से प्यार कर रही थी और उसे अच्छा समझ रही थी। तो लिंजी कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ये बताओ कि क्या तुम अभी भी उसके प्यार में पागल हो। तो फिर वे कहती कि बिल्कुल नहीं, अब मुझे उसका सच पता लग गया और मैं कभी उस बंदे से प्यार कर ही नहीं सकती। लेकिन अब मुझे ये भी एहसास हो गया कि अगर कोई मुझे नहीं पसंद करता है तो उसमें मेरी गलती है। तो फिर लिंजी इसे इस बारे में समझाती है कि फेरिस को इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि फालतू इंसान उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ठीक है, आप फालतू ओवर थिंकिंग मत करो। ऐसा बोलकर लिंजी चली जाती है। तो वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हान से कहने लगती है कि उसने मुझे फेरी बोली, ये कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। और वो खुश होकर चली जाती है। तो हान सोचता है कि ये क्या चल रहा है, मेरी सिस्टर की प्यार में पागल होने वाली बीमारी ठीक हो गई, तो लगता है इसे कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं हो गई। फिर नेक्स्ट डे ये सभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे होते हैं और यहाँ पर वे लिंजी के लिए बहुत ही स्पेशल वाला सैलेड बना के लेकर आती है और कहने लगती है कि सिस्टर ये लो टेस्ट करो। तो फिर यहाँ पर लिंजी के स्टेप फादर को शौक लग रहा होता है कि ये उनकी बेटी को क्या हो गया। वो सोचते हैं कि आखिर क्या इसने गलत दवाई ले ली है। तभी यहाँ पर हान कहने लगता है कि डैड मेरी दोनों सिस्टर्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो फिर ये सुनने के बाद भी डैड शॉक हो जाते हैं कि इसने भी कोई गलत मेडिसिन ले ली है। तभी चैन यहाँ गुस्से में लिंजी और हान दोनों को डांटने के लिए आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे साथ बाहर चलो। एक्चुअली में उसे स्कूल से इस इंसिडेंट के बारे में पता लग गया होता है कि लिंजी और हान ने मिलकर
कुछ लड़कों की गुंडों के साथ फाइट करवाए थे। और इस बात पर चैन इन लोग को चिल्ला रहा होता है, खास करके हान को। वो उसे एक थप्पड़ मार कर कहता है कि सच में तुमसे बेहतर तो घर के डॉग है, कम से कम वो सुनते तो है। तो यहाँ पर फिर हान को बुरा लग जाता है और वो कहता है कि भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस घर का कचरा ही हूँ। तो फिर यहाँ पर चैन और गुस्से में फिर उसे मार रहा होता है और उसे चिल्ला रहा होता है कि उसने बस थोड़ा उसे डांटा क्या, वो इतनी बदतमीजी कर रहा है। चैन से थप्पड़ लगा देता है तो हान को फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए यहाँ से गुस्से में चला जाता है। लिंजी फिर इस चैन को समझाने लगती है कि उसने हान के बारे में कुछ जाना भी नहीं, कि उसकी गलती थी भी कि नहीं, और उसने उसे मारना शुरू कर दिया। तो फिर ये कहता है कि मैं अपने भाई को सिखा रहा हूँ तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो। तो फिर लिंजी इसे इस बारे में समझाती है कि जैसा वो हान को समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, और उल्टा उसने तो खुद से फाइटिंग भी नहीं किया है, क्योंकि वो सारे लड़के उसे मारने के पीछे पड़े थे, तो इस वजह से उसे अपने लिए फाइट बैक करना पड़ा। वो चैन को अच्छे से समझा देती है कि उसने हान को कितना गलत समझा, और फिर यहाँ से वो इसे बातें सुनाकर चली जाती है। फिर रात में जब लिंजी अपने कल्टीवेशन में लगी होती है, तब इतने में फिर से उसकी गॉड से बात होती है और वो उन्हें चिल्ला रही होती है कि वो तो उसके पीछे पड़े हुए। तो यहाँ पर फिर वो उसे समझाने लगते हैं कि वो चाहे जो कर ले, सब चीज़ों को चेंज करने की वो कुछ नहीं कर पाएगी और उल्टा सब बर्बाद हो जाएगा, उसकी मेहनत कोई काम नहीं आएगी। लिंजी कहती है कि ऐसा क्या, फिर वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी के बाहर बेबे को यहाँ जियांग मनाने के लिए आ जाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे गुस्सा होना छोड़ दो। वो तुरंत ही उसे नीचे बैठकर माफ़ी मांगने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो फिर बेबे से दूर करती है और चिल्लाती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। तो ये मन में सोचता है कि आखिर ये प्रिटेंड क्या कर रही है, आखिर ये यही तो चाहती थी ना। ये मन में सोचता है कि अब तो जू ने भी मुझे छोड़ दिए और मेरी फैमिली को भी मेरी कोई पड़ी नहीं है, और मुझे अपनी मॉम के इलाज के लिए भी और पैसे चाहिए, इसलिए मुझे अभी भी इसे फूल बनाकर अपनी साइड लेके रखना ही होगा, तभी तो ये इडियट की तरह मुझ पे पैसे उड़ाएगी। पर यहाँ बेबे तो उसे चिल्ला देती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा लालची इंसान हो, एक साइड पे तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे थे और दूसरे साइड पे मुझसे ही पैसे लेकर अपनी उस क्लासमेट को डेट कर रहे थे। क्या तुमने मुझे कंप्लीट इडियट समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी? देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहले जरूर ब्लाइंड थी, लेकिन अब नहीं, अब मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता है और मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ, वो भी बहुत दूर जाना, क्योंकि तुम्हें देख कर ही मुझे वॉमिटिंग आ रही है। लिंजी और हान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हान कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि मेरी सिस्टर सच में इसके जाल में वापस फंस जाएगी, लेकिन अच्छा है मेरी सिस्टर ने तो इसे अच्छा सबक सिखाई। फिर जैसे ही वे लिंजी को देखती है तो जल्दी से उसके पास आ जाती है और खुश होकर कहती है कि फाइनली तुम यहाँ मेरी कंपनी आई हो, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी दिखाती हूँ। और वो लिंजी की तारीफें करने लगती है और कहती है कि तुम कोई गॉड हो क्या, मेरे लिए तो तुम सच में गॉड हो। फिर लोग जैसे यहाँ पर कंपनी के अंदर आते हैं तभी इतने में सामने से कोई अंकल जाते हुए वेवी को भी धक्का देते हुए जाता है। तो यहाँ पर वेवी कहती है कि जाने दो, वो असल में फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे और क्योंकि उन्हें बॉस की तरफ से डांट मिली है इस वजह से ही उनका मूड खराब होगा। तो हान तो याद करने लगता है कि सच में उसके भाई ने भी सीधा उसे कैसे थप्पड़ लगाया था। तो वो कहता है कि हाँ भाई तो बहुत ही डरावने हैं, आखिर उनके नीचे जो भी बंदे काम करते होंगे वो कितने ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे और उनका तो दिल करता होगा मरने का। लिंजी सुनते ही फिर अपने मैजिक पावर से पता लगाने लगती है और उसे पता लग जाता है कि ये जो बंदा गया था मैनेजर जैंग, असल में अब ये चैन से बदला लेने के लिए जियांग के साथ हाथ मिलाने वाला है और फिर वो दोनों मिलकर कंपनी के सीक्रेट्स लीक करेंगे, जिससे फिर चैन की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो इसलिए लिंजी सोच रही होती है कि नहीं, उसे सबसे पहले तो इस मैनेजर जैंग को रोकना होगा ताकि वो अपनी जान लेने ना जाए। तब यहाँ पर लिंजी को गॉड कहने लग जाते हैं कि वो क्या सोचती है कि वो शैन फैमिली की किस्मत बदल देगी, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर लिंजी इन लोगों से कहती है कि जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर ये लोग जल्दी से जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये मैनेजर जैंग एलिवेटर में जाने के बाद बहुत सारी पिल्स अपने मुंह में डाल लेता है, पर फिर जैसे ही एलिवेटर खुलता है तो ये लोग उसे बाहर निकालते हैं और वो यहाँ बेहोश पड़ा होता है। तो फिर हान पूछने लगता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर ये लोग स्लीपिंग पिल्स देख देते हैं और पूछते हैं कि जिसका ये क्या कर रहा था। तो लिंजी बताती है कि ये इससे अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। फिर इतने में इस मैनेजर जैंग को होश आ जाता है और ये लोग पूछते हैं कि तुम कर क्या रहे थे। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तभी इतने में यहाँ पर चैन आया होता है और वो इन लोगों को गुस्से में डांटने लगता है और कहता है कि तुम तीनों अभी मेरे ऑफिस में आओ। तो यहाँ पर फिर हान तो डरने लग जाता है कि मैं नहीं जाऊँगा, भाई तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर बेबे से कहती है कि मुझे क्या देख रहे हो, मुझे भी उससे डर लगता है। फिर दोनों ही मिलकर यहाँ पर लिंजी को कह रहे होते हैं कि सिस्टर लिंजी अब आप ही बचाओ। तो फिर वो कहती है कि चलो मेरे साथ। फिर ये तीनों जैसे ऑफिस में जाते हैं तो चैन यहाँ बारी बारी करके इन लोग को डांट रहा होता है। पहले वो हान को डांटता है और फिर बेबे को डांटता है।
फिर जैसे ही वो लिंजी को डांटने जाता है तो लिंजी उस पे मैजिक कर देती है, जिसकी वजह से वो उसे कुछ बुरा बोल ही नहीं पाता है, बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगता है और खुद शौक होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या करी हो, पर फिर और भी कुछ बोलने को करता है तो उसके मुंह से सिर्फ तारीफें निकलती है। हान और वेवे तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं कि बड़े भाई तो कभी भी ऐसे नहीं बोलते। फिर यहाँ पर चैन सोचता है कि मुझे कुछ और करना होगा। फिर वो मैनेजर जैंग को बुलाता है डांटने के लिए, पर तभी लिंजी फिर उसके ऊपर मैजिक कर देती है, जिसकी वजह से वो मैनेजर जैंग की भी तारीफें कर देता है। कहता है कि आपने कंपनी में कितना ज़्यादा काम कर रहे हो और आप सच में कितनी मेहनत करते हो। मैनेजर जैंग खुश हो जाता है। वो सोच रहा था कि अभी भी उसे इसकी तरफ से डांट मिलने वाली है। फिर वो कहने लगता है कि सच में मैं तो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने मुझे हौसला दिया है। चैनी सुनने के बाद शौक होता है और ये लोग उसे पिल दिखाते हैं कि वो सच में अपनी जान लेने वाला था। फिर चैन तो यहाँ पर इस मैनेजर की और भी ज़्यादा तारीफें कर देता है, जिसके बाद फिर मैनेजर इतना खुश होकर कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं अब अच्छे से काम करने वाला हूँ और आपके लिए अच्छा सा प्रोजेक्ट प्लान रेडी करने वाला हूँ। और ये बोलकर फिर ये मैनेजर जाने लगता है और वो सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि बॉस आखिर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते थे, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और उन्हें मुझसे ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए मुझे भी अच्छे से काम करना चाहिए और उनकी ये छोटी मोटी डांट को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बस इसलिए क्योंकि वो मेरी केयर ही बहुत करते हैं। अब मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा और बल्कि और जीतूंगा। यही सोचकर ये मैनेजर जैंग तो अब खुश होकर जाता है। फिर हान और वेवे तो चैन की तारीफें करने लगते हैं कि बिग ब्रदर आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, मुझे तो लगा था कि अभी भी आप बस कोल्ड बनकर मैनेजर जैंग को डांटेंगे, पर आपने उनकी कितनी तारीफ की और कितना अच्छे से बात की। चैन फिर दोनों को चिल्लाने जा रहा होता है कि आखिर तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, मैं कुछ ये सब बोलना नहीं चाहता था, पर फिर वो मैजिक की वजह से फिर से पलट जाता है और कहता है कि तुम लोग तो शैन फैमिली के कितने अच्छे बच्चे हो, तुमसे अच्छे बच्चे हो ही नहीं सकते। मुझे यकीन है कि तुम लोग इतने अच्छे हो और टैलेंटेड हो कि तुम लोग तो जो करना चाहोगे उसमें सक्सीड होंगे। तो वेवे और हान दोनों शौक हो रहे होते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहे। फिर हान खुश होकर कहता है कि हाँ भाई, हम अच्छे से ही करेंगे सब कुछ। फिर चैन तो और डांटना चाह रहा होता है, पर वो फिर भी इन लोगों को अच्छे से बाहर भेज देता है कि तुम लोग को अब जाकर अपना काम करना चाहिए। तो वो लोग अपना फिर जल्दी से चले जाते हैं। लिंजी भी उन लोग के साथ बाहर चली जाती है और यहाँ पर चैन तो बेचारा शौक हो रहा होता है कि ये सब मैंने बोला क्या हूँ। बाहर आकर हान और वेवे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई ने हमारी तारीफें करी। तभी लिंजी तो खुश हो रही होती है क्योंकि ये सब उसने तो करवाई है। फिर जब चैन घर पहुंचता है तो लिंजी की मॉम उसका बैग लेती है और उसे बताने लगती है कि उन्होंने उसके लिए उसकी फेवरेट डिश आज किचन में पकवाई है। तो फिर चैन उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि स्टेप मॉम, आपने इतने सालों से इस घर को कितना संभाल के रखी हो, आप सच में कितनी ज़्यादा मेहनती हो। तो फिर लिंजी की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तो रोते हुए उसे कहती है कि कुछ नहीं, ये तो आखिर मेरी ड्यूटी है। फिर यहाँ पर चैन तो बस सोच रहा होता है कि वो अपने वर्ड्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है और बस अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं। फिर लोग जब यहाँ खाने के लिए बैठते हैं तो चैन तो मॉम को खाना भी सर्व करता है, तो वो बड़ी खुश होती है। और फिर यहाँ पर हान और वेवे भी कहने लग जाते हैं कि भाई क्या हमें नहीं मिलेगा। तो फिर वो उन दोनों को भी देता है और अपने डैड को भी खाना सर्व करता है। तभी लिंसी कहती है कि लाओ मुझे भी दो। तो फिर इसे ना चाहते भी उसे भी देना पड़ता है और ये सोचता है कि ना मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ और ना अपने हाथ पर, आखिर हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर मॉम और डैड साइड में जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि चैन कितना बदल गया है और अब उनकी फैमिली कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। और फिर दोनों खुशी के मारे ये सब बात करते हुए चले जाते हैं। तभी चैन इस बारे में लिंजी से पूछता है कि आखिर तुम बताओ कि तुमने मेरे ऊपर करी क्या हो कि मैं अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लिंजी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम अच्छे वर्ड्स बोलो और तुम्हें लैंग्वेज की कला सीखने को मिले ताकि तुम अच्छे बनो। चैन गुस्से में फिर उसे डांटने जाता है, पर ना चाहते हुए भी उसके मुंह से बस लिंजी की तारीफें निकलने लगती और वो कहता है कि तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, एकदम फेरी की तरह। लिंजी कहती है कि देखा अब तुम कितने मीठे वर्ड्स बोलते हो, जैसे तुमने हनी खाए हुए हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। चैन उसे फिर चिल्लाना चाह रहा होता है, पर वो उसे ब्यूटीफुल लेडी बोल देता है। तभी यहाँ पर हान और वेवे ये सब सुनने के बाद सोचते हैं कि भाई को हुआ क्या है, लगता है ये तो पूरे पागल हो चुके हैं। चैन गुस्से में फिर इन दोनों को डांटने जाता है, पर उसके मुंह से फिर से अच्छे वर्ड्स निकलते हैं और वो तो इन लोग की तारीफ कर देता है कि मेरे भाई बहन कितने ज़्यादा क्यूट है। फिर नेक्स्ट डे चैन यहाँ ऑफिस में होता है और उसका वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का मैनेजर जैंग उसके पास एक नया प्रोजेक्ट प्लान लेकर आया होता है और इस बार उसने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया होता है। तो चैन तो इस बार उसकी खूब ज़्यादा तारीफें कर देता है और उसे अच्छे से बात करता है कि मिस्टर जैंग आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं और वो उन्हें गुड जॉब भी बोल रहा होता है। तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर चैन को भी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लग रही होती है।
कि सच में उसने अब लैंग्वेज की कला सीख ली है। फिर इसके बाद चैन किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलता है जो कि यहाँ पर उसके साथ बिजनेस डील करने के लिए आए थे, लेकिन ये काफ़ी कोल्ड बंदा होता है जिसके साथ डील करना मुश्किल था। लेकिन अब क्योंकि चैन के सारे वर्ड्स ही बदल गए और वो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहा होता है, तो फिर वो क्लाइंट चैन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और तुरंत ही उसके साथ बिजनेस डील करने के लिए मान जाता है और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाता है। फिर यहाँ कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ चैन के बारे में बातें करने लगते हैं कि क्या ये सच में हमारा वही बॉस है जो इतना गुस्से वाला हुआ करता था। वो लोग काफ़ी शॉक होते हैं कि वो कितना बदल गया है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही चैन घर पे आता है तो वे उससे पूछती है कि भाई मैंने सुनी कि कंपनी का इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आपने साइन कर लिए और वो अंकल मान गए आपके साथ डील करने के लिए, तो आखिर भाई आपने ये करे कैसे। तो चैन कहता है कि मैंने बस उनसे अच्छे से बात किया और वो मान गए। और वो विवेक की भी तारीफ करता है कि तुम सच में कंपनी में कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो और मैंने इससे पहले तुम्हें डांटा था और तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम सच में कंपनी को कितना अच्छे से हैंडल कर रही हो। तो यहाँ पर फिर वे जल्दी से अपने भाई को हक करती है और उससे कहने लगती है कि वो उसके मुंह से इतने टाइम से तारीफ सुनना चाहती थी और अपने बारे में इतना अच्छा सुनकर अब उसे बहुत खुशी मिल रही है। फिर इतने में चैन को उसकी मॉम की सिस्टर की कॉल आती है, यानी कि उसकी आंटी की, जो कि उसे बताने लगती है कि वो एयरपोर्ट पर आ गई है और वो उसे पिक करने आए। फिर इसके बाद जब उसकी आंटी यहाँ घर आ जाती है तो लिंजी की मॉम उन्हें फ्रूट देने के लिए जाती है, पर ये फ्रूट खाकर थूकने लगती है कि ये कितने ख़राब फ्रूट हैं, तुम्हें पता भी है मैं इंपोर्ट वाले फ्रूट खाती हूँ और लगता है तुमने तो मुझे जहरीले वाले फ्रूट ला कर दियो। और वो उसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि सच में मेरी सिस्टर की जगह तुमने हड़प लियो और यहाँ इस घर में मज़े कर रही हो। तभी यहाँ लिंजी ये सारी बातें साइड खड़े होकर सुन रही होती है और उसे तो इस आंटी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि वो किस तरीके से उसकी मॉम की बेइज्जती की जा रही है और उसकी मॉम अच्छे से सब कुछ सुन के ले रही है। फिर लिंजी अपनी मॉम की जगह इस आंटी को अच्छे सबक सिखाती है और अपने मैजिक पावर से उस आंटी को खुद के ही हाथों से अपने आप को थप्पड़ पड़वाती है। वो आंटी तो शॉक रह जाती है और यहाँ पर लिंजी को देखकर चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम ही कर रही हो ना। तो लिंजी उसे और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़वाती है, जिसके बाद उसके पूरे गाल लाल हो चुके होते हैं और हालत भी खराब हो जाती है। फिर यहाँ पर जब लिंजी के स्टेप फादर घर पे आते हैं तो ये आंटी उन्हें कंप्लेन करने लगती है कि ब्रदर इन लॉ तुम्हारी वाइफ ने मुझे बहुत मारी है और देख लो मेरा क्या हाल बना दिए। तो स्टेप फादर तो बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें अपनी वाइफ पर पूरे यकीन होता है कि वो इतनी जेंटल और काइंड है, वो ऐसे कभी तुम पर ऐसे हाथ उठा ही नहीं सकती, वो किसी पर नहीं हाथ उठाती है। हान वेवे और चैन भी मिलकर यहाँ पर लिंजी की मॉम पर यकीन करते हुए कह रहे होते कि हमें स्टेप मॉम पर बिलीव है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो तो बहुत अच्छी है। पर ये आंटी मान ही नहीं रही होती है और इल्ज़ाम लगाई जा रही होती है। तो लिंजी कहती है कि क्यों ना हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख ले, तब सब सच पता लगी जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। फिर वीडियो देखने के बाद तो ये प्रूव हो जाता है कि ये आंटी खुद ही को थप्पड़ लगा रही थी। तो फिर तो यहाँ पर लिंजी के स्टेप फादर कह देते हैं कि देखा तुम खुद अपने आप को मारकर यहाँ पर मेरी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगा रही थी, कितनी झूठी हो तुम। तो ये आंटी तो कुछ नहीं बता पाती और झूठी साबित हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंजी यहाँ पे टी एंजॉय कर रही होती है और वो हाउसकीपर से कहती है कि दूसरी वाली टी लेकर आओ, मुझे ये पसंद नहीं आ रही। तभी यहाँ पर वो आंटी आई होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि लड़की यहाँ पर कितने मज़े में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है और ये वो टी पी रही है जो मेरे ब्रदर इन लॉ तक नहीं पीते, क्या ये घर में इतनी ज़्यादा स्पेशल हो चुकी है। तो फिर हाउसकीपर यहाँ पर सब बताने लगती है कि उसके घर में सच में बहुत ही ज़्यादा जगह और उल्टा जो सारे यंग मास्टर है वो भी इसे फॉलो करते रहते। तो फिर ये आंटी तो सोच लेती कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं इसे यहाँ मज़े से जीने नहीं दे सकती हूँ, मुझे इसे और इसकी मॉम को यहाँ से निकालना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंजी यहाँ क्लास में होती है और वो देख रही होती है कि हान और मिंग दोनों पढ़ाई में कितना अच्छे से लगे हुए हैं और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद एग्ज़ाम आ जाता है और ये लोग एग्ज़ाम भी अच्छे से सभी देते हैं और फिर फाइनली जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आए होते हैं तो ये लोग बोर्ड में अपना अपना मार्क्स चेक करने के लिए जाते हैं और हान और उसके फ्रेंड मिंग को तो बहुत ज़्यादा शौक लग रहा होता है और यहाँ पर लिंजी इन दोनों को देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर कुछ दिन बाद जब ये लोग घर आ जाते हैं तो घर पे यहाँ आंटी ने अपनी बेटी और साथ ही में अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को भी लेकर आई होती है और आंटी तो यहाँ पर अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही होती है कि उसने कितने अच्छे मार्क्स लेकर आई है और वो बातों बातों में यहाँ पर लिंजी और शाओ के मार्क्स जानना चाह रही होती है और कह रही होती है कि उन लोगों ने तो ज़रूर अच्छे मार्क्स लाए नहीं होंगे। यहाँ पर वो लिंजी की मॉम से कहती है कि आपकी बेटी को कितने स्कोर मिले। तो फिर लिंजी की मॉम बताने से मना करती है। फिर लोग कहते हैं कि हम खुद चेक कर लेंगे। तभी इतने में लिंजी अपनी मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत करो, उन्हें चेक करने दो। फिर जैसे ही इस आंटी की बेटी सभी के सामने ही चेक करना शुरू करती है तो ये लोग तो फिर लिंजी के रिजल्ट जानने के बाद शॉक रह जाते हैं कि उसने तो पूरे सिटी में टॉप करी है
हान यहाँ लिंजी की तारीफें करने लगता है कि मेरी सिस्टर है ही बहुत ही कमाल की। यहाँ पर आंटी को तो यकीन नहीं आ रहा होता है। तो फिर लिंजी कहती है कि आंटी आखिर आपको तो पता ही है ना कि मेरा सेकेंड ईयर रिपीट हुआ है। तो आंटी कहती है कि हाँ यही बात है, नहीं तो इतने अच्छे मार्क्स तुम्हारे आ ही नहीं सकते थे। तो फिर हान कहता है कि अगर ऐसा होता तो क्या मेरी सिस्टर ऐसे टॉप करती। आंटी देखो अब आप जेलस हो गई हो तो मेरी सिस्टर की बुराई करना बंद कर दो। तो फिर आंटी कहने लग जाती है कि तुम्हारी सिस्टर ने अच्छे मार्क्स ले आई तो क्या हुआ, तुम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो ना, और तुमने तो ज़रूर फेल होकर अपने अच्छे रंग दिखाए होंगे। तो हान भी हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूँ और मेरे पूरे 600 मार्क्स हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन बोर्ड में मार्क्स देखकर यहाँ पर हान और उसके फ्रेंड मिंग को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होती है कि दोनों ने ही 600 स्कोर करके एग्जाम पास कर लिए और लिंजी ने तो टॉप करिए। तो ये लोग उसके साथ मिलकर खुश हो रहे होते हैं। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर आंटी को अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि इन दोनों ने ही उसकी बेटी से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये आंटी और इसकी बेटी आपस में मिलकर इस बारे में प्लान बना रहे होते हैं कि वो लोग कैसे लिंजी को इस घर से निकलवाएंगे। फिर रात में हम देखते हैं कि लिंजी यहाँ कल्टीवेशन कर रही होती है और वो फिर से गॉड से बात करनी चाहती है और उसे पता लग जाता है कि उस आंटी और उसकी बेटी को असल में इन्होंने भेजा था उसका सारा प्लान खराब करने के लिए और उसे परेशान करने के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि तुम तो ज़्यादा स्मार्ट निकली लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी और मेरे रूल्स को ब्रेक करने की हिम्मत तुम नहीं कर सकती हो। तो फिर वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करती है और उन्हें यहाँ से गायब कर देती है और कहती है कि ये जगह मेरी है तो रूल्स भी मेरे चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी ब्रदर और सिस्टर को देखते हैं जो कि लिंजी की तरह ही स्पिरिचुअल पावर वाले, और उन्हें उसकी पावर का एहसास हो जाता है। तो वो लोग फिर पता लगाना चाह रहे होते हैं कि वो है कौन। ये लोग को इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि इस शहर में 4 जो पावरफुल फैमिलीज़ हैं उन्हीं में से कोई है। तो फिर ये लोग एक पार्टी रखते हैं जिसमें उन चारों फैमिलीज़ को लोगों को बुलवाते हैं। तो लिंजी भी अपनी फैमिली के साथ इस पार्टी में पहुंचती है और वो अपने ब्रदर हान से कहने लगती है कि मैंने सुनी हो कि इस फैमिली के लोग भूत पकड़ लेते हैं, तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। इस पार्टी में तो वो आंटी अपनी बेटी को भी लेकर पहुंच जाती है और ये तो यहाँ पर रोने धोने का नाटक करके इस मिस शीन को अपनी साइड ले लेती है और उसे ये बताती है कि एक लड़की है जो कि असल में डीमन है और वो उसे परेशान करने पे तुली हुई है। तो फिर मिस शीन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो इस बारे में अपने ब्रदर को बताती है और दोनों मिलकर फिर उस डीमन को ढूंढना चाह रहे होते हैं। तभी शाओ यहाँ पर आकर जानबूझ के लिंजी के ऊपर वाइन गिराने वाली होती है। तो लिंजी अपने पावर की मदद से उसकी वाइन उसी के ऊपर ही गिरा देती है। तो यहाँ पर फिर उन लोगों को फील होता है कि जैसे कि लगता है यही वो डीमन है। फिर एक कजिन लिंजी को अपनी बातों में ले जाकर उसे एक बीच रास्ते में खड़ा करती है जहाँ पर एक मैजिक वाला सर्कल होता है जिसमें से लिंजी बाहर ना आ पाए, और वो यहाँ पर सभी लोगों को बुला लेती है और कहती है कि देखो ये एक मॉन्स्टर है। तभी ये इसमें कैद हो चुकी है। फिर यहाँ पर इस सर्कल के अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा होता है। हान कितना जाने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। फिर यहाँ पर वो ब्रदर और सिस्टर आ जाते हैं और वो लोग लिंजी को डीमन समझते हुए उसके ऊपर अटैक करना चाह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो सच में डीमन है तभी तो बाहर नहीं आ पा रही है। तो लिंजी फिर उन लोग को बाहर आके दिखाती है। ये लोग फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते और लिंजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी यहाँ पर इन दोनों ब्रदर और सिस्टर के ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कि लिंजी के सामने उसे रिस्पेक्ट देते हुए नील डाउन करने लग जाते हैं और अपने दोनों इन ग्रैंड चिल्ड्रन को भी नील डाउन करने के लिए बोलते हैं। तो इन लोग को करना ही पड़ता है और यहाँ पार्टी में आए हुए सारे लोग शौक रह जाते हैं। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा तो अपने गार्ड्स की मदद से इस आंटी और इसकी बेटी को यहाँ से निकलवा देते हैं और फिर इसके बाद लिंजी यहाँ पर इस ग्रैंडपा और इनके दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन से अकेले में बात करनी चाहती है। यहाँ पे ग्रैंडपा इन लोग को बताते हैं कि लिंजी तो इनकी मास्टर है। फिर लिंजी ग्रैंडपा से बात कर रही होती है कि वो कैसे उनके पुराने पूर्वज को भी जानती है और फिर वो यहाँ पर इनके दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन को भी माफ़ कर देती है उनकी गलती पर और इन तीनों को ही वो अपनी पावर देती है जिसकी वजह से उन तीनों को ही फ़ायदा होता है। फिर लिंजी जब यहाँ अपनी फैमिली के घर आती है तो वो लोग उसे सेफ देखकर खुश होते हैं। लिंजी के स्टेप फादर तो उससे बहुत ही इंप्रेस हो चुके होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या वो उन्हें भी कल्टीवेशन करना सिखाएगी। तो ये कहती है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन शायद फिर भी आप सीख जाओगे। तो फिर वो तो बड़े खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये मेड यहाँ पर आंटी को कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन दे देती है लीक करने को और ये आंटी फिर कोई कॉम्पिटिटर कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन लेकर गई होती है पर उल्टा उसका ही नुकसान हो जाता है। तो वो इस आंटी को चिल्लाता है कि तुमने मुझे झूठी इन्फॉर्मेशन दी। फिर वो यहाँ मेड को कॉल करके चिल्ला रही होती है पर यहाँ मेड को तो ऑलरेडी लिंजी ने पकड़ के रखी थी क्योंकि उससे पहले से पता चल गया था कि ये बंदी
चुपके से कंप्यूटर में से कुछ चुराने की कोशिश कर रही थी। तो लिंजी ने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन को हटा दी थी ताकि वो कंपनी की कुछ भी चीजें लीक कर ही ना पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर विवे को, जो कि अपने कंपनी में होती है, एंड यहाँ जियांग उसके पैर पकड़ के सभी के सामने उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अब उसे एक और चांस देने के लिए मान जाए और उसकी गलतियों पे उसे माफ कर दे। पर विवे तो इसकी बात बिल्कुल नहीं मानती है और इससे अपना पैर छुड़ाते हुए वो तुरंत ही लिंजी के पास आती है और उसे कहती है कि हम लोग चलते। तभी यहाँ इस जियांग के अंदर उसी गॉड की सोल आई होती है और वो लिंजी से फिर से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है कि आखिर वो क्या सोचती है कि वो सब बदल देगी। तो यहाँ पर लिंजी अपने पावर से फिर से उससे फाइट करती है और उसे यहाँ से भगा देती है। फिर जियांग जब यहाँ होश में आता है तो इसके पास जू आई होती है और वो फिर से इसे अपने भाई के लिए मना रही होती है। तो इसे तो फिर ये बहुत चिल्लाता है और कह देता है कि अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी बर्बाद हो चुका हूँ, तुम्हारी वजह से वो वेवे भी मुझे छोड़ के चली गई और अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है और तुम तो मेरी कोई काम की भी नहीं हो। अच्छा ये कि तुम्हारा भाई हमेशा जेल में चढ़े, तुम लोग यही लायक हो। और इसे धोखा देकर ये जियांग यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में आंटी की बेटी यहाँ पर अपने किसी रिच बॉयफ्रेंड को लेकर आती है इन लोगों की फैमिली को हराने के लिए और इन्हें सबक सिखाने के लिए। पर यहाँ सिर्फ लिंजी की वजह से फिर से ये लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं और इनकी कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और लिंजी यहाँ पर इस कजिन और इसके बॉयफ्रेंड दोनों को ही सबक सिखाती है और इन लोगों को यहाँ से निकलवा देती है। फिर सभी फैमिली मेंबर्स लिंजी से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रात में लिंजी का भाई उसके रूम में उसे कुछ बात करने आता है और तभी वो उसे कल्टीवेशन करते हुए देख लेता है कि वो हवा में कैसे उड़ रही है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जल्दी से रूम से बाहर निकलता है और उसे भूत कहने लगता है। फिर यहाँ पर फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और सारे लोग यहाँ पर लिंजी से डरने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि वो हर बार ही इतनी अजीब अजीब सी हरकतें करती है और पता नहीं क्या क्या पावर यूज़ करती है। तो उन लोगों को लग रहा है कि वो भूत है। यहाँ पर लिंजी की मॉम भी कह देती है कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं और फिर ये सभी मिलकर लिंजी को अपने घर से निकाल देते हैं। फिर बेचारी लिंजी यहाँ अकेले बाहर घूम रही होती है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिए और तभी यहाँ वो गॉड उसके सामने आ जाता है जो कि अब इंसानी फॉर्म में आया होता है। वो लिंजी को बताने लग जाता है कि देखा, जिस फैमिली के लिए तुम इतना कुछ कर रही थी उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, इंसान ऐसे ही होते हैं और तुम पागल थी जो तुम उनकी साइड ले रही थी। पर तभी यहाँ पर लिंजी के पूरे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं इस गॉड से फाइट करने में उसका साथ देने को। तो फिर इसे तो शॉक लग जाता है कि ये लोग तो असल में लिंजी के साथ मिलकर एक्टिंग कर रहे थे और उन्होंने कोई उसे निकाले थे ही नहीं। असल में वो लोग तो इस बारे में पहले से ही जान चुके थे कि लिंजी एक कल्टीवेटर है। उसकी इतनी सारी पावर्स को देखते हुए उन लोगों को एहसास हो गया था और वो लोग तो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, उनकी कितनी हेल्प भी कर रही है, उनकी किस्मत को चेंज कर रही है। और फिर लिंजी यहाँ अपनी पूरी फैमिली की मदद और सपोर्ट की वजह से इस गॉड को हराने में कामयाब होती है और उसे कह देती है कि उसने जो इन लोगों की किस्मत खराब करके रखा था वो वैसे नहीं होने देगी और उन लोगों की किस्मत चेंज करके रहेगी। फाइनली ये सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं कि वो लोग तो अब विलन से मेन कैरेक्टर बन गए। फिर इसके बाद लिंजी का टाइम आ जाता है कि अब वो वापस से अपने हेवन रियल में जा सकती है क्योंकि उसे अपनी इमॉर्टैलिटी कंप्लीट करनी थी और गॉड बनना था। यहाँ पर हान उसे रोकने लग जाता है कि सिस्टर प्लीज मत जाओ। तो यहाँ पर फिर बाकी फैमिली मेंबर्स कहने लग जाते हैं कि नहीं उसे जाने दो, आखिर वो जो चाहती है वो पूरा होना चाहिए। फिर यहाँ पर लिंजी जाने लग जाती है तो हान फिर बेचारा बहुत रो रहा होता है। तो लिंजी फिर वापस आ जाती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर गॉड बन के मैं क्या ही करूँगी, इसलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मैं भी अब इंसान बन के तुम लोगों के साथ ही रहूँगी। और फिर लिंजी तो अपनी इस फैमिली के साथ अच्छे से हैप्पी फैमिली बन के रहने लग जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।